निर्णय लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है, आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अपने सेशन की। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू इन्फिनिटी करंट अफेयर लाइव शो। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोज की तरह मैं फिर आज हाजिर हूँ आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट दिनेश कुमार शुक्ला नेम्ड एज न्यू हेड ऑफ एईआरबी। तो जो सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, जो कि मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, दिनेश कुमार शुक्ला, वो अब नए हेड होंगे एईआरबी की। अगर मैं एईआरबी का आपको फुल फॉर्म बताऊं तो वो होता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। तो इसके जो अब नए चेयरमैन होने वाले हैं, वो होने वाले हैं दिनेश कुमार शुक्ला। According to an order issued from the Department of Personnel and Training, the appointment committee of the cabinet has approved the appointment of Dinesh Kumar Shukla to the post of chairperson of the Atomic Energy Regulatory Board. Shukla is the former executive director of ARB. तो इसके पहले जो शुक्ला जी थे, वो डायरेक्टर थे ARB के, और अब वो नए हेड बन चुके हैं, चेयरपर्सन बन चुके हैं। तो डायरेक्टर से अब वो चेयरपर्सन बन चुके हैं। अगर हम दिनेश कुमार शुक्ला की बात करें, तो वो एक ग्रेजुएट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, जबलपुर यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। जबलपुर के गवर्नमेंट कॉलेज से उनका ग्रेजुएशन हुआ था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। He joined the Department of Atomic Energy in the year 1981 after completing the 25th batch of Bark Training School. He has been associated with the commissioning of the high flux research reactor Dhruva, and later held the position of reactor superintendent of Dhruva research reactor and head of reactor operation division ROD at BARC। तो उन्होंने इसके पहले बार्क में भी काफी काम किया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के वो हेड रह चुके हैं। तो एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि दिनेश कुमार शुक्ला अब जो है वो चेयरपर्सन बन चुके हैं एईआरबी, यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के। तो ये आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश इंदौर गेट्स द कंट्रीज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम। तो जो मध्य प्रदेश का इंदौर है, वहां पे कंट्री का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम बनने वाला है। ये दुनिया का दूसरा और देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम होगा। और इसके पहले जो एक और मात्र इन्फेंट्री म्यूजियम था, वो अमेरिका में था। इसके बाद ये दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम है, जो कि अब भारत में होगा। द आर्मी inaugurated to celebrate the victory day and an eve of the 75th year of the establishment of the infantry school। तो 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इन्फेंट्री स्कूल के ये म्यूजियम ओपन किया गया है। The world class museum has been set up with the intention of showcasing the infantry. The project was conceived in July 2003 as a national event training hall cum research center. The infantry museum covers the history of the infantry from 1747 to 2020। तो 2020 तक का 1947 से जो भी इन्फेंट्री की हिस्ट्री रही है, वो सारी यहाँ पे दिखाई जाएगी। यहाँ पे जो रिच हेरिटेज और जो ग्लोरियस पास्ट रहा है हमारे ब्रेव सोल्जर्स का, उससे रिलेटेड यहाँ पे चीजें रखी गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है इन्फेंट्री म्यूजियम, जो कि होगा इंदौर में। इंडियन रेलवे ओपन्स नेशंस लॉन्गेस्ट एस्केप टनल इन कश्मीर। तो इंडियन रेलवे ने सबसे लंबा एस्केप टनल ओपन किया है कश्मीर में। द एस्केप टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट रेस्क्यू वर्क इफ इमरजेंसी सिचुएशन अराइजेस। तो अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ये इमरजेंसी टनल बनाया गया है। द टनल इज मॉडिफाइड हॉरो शो शेप टनल कनेक्टिंग द Sambar station yard on the south side and tunnel T50 after crossing bridge number 4 over Khoda Nalla on the north side at Khoda village। तो दिस टनल इज अ हॉर्सशू शेप टनल। तो ये किस तरीके का टनल है? ये एक तरीके का हॉर्सशू शेप का टनल है। अलग अलग तरीके के टनल्स होते हैं, जिसमें हॉर्सशू शेप एक टनल का टाइप होता है। तो ये हॉर्सशू शेप का टनल है और कनेक्ट संबर स्टेशन यार्ड एंड टनल T50। तो दो चीजों दो जो जगहों को ये कनेक्ट करता है, वो है आपका संबर स्टेशन यार्ड एंड टनल T50। टनल T49 द ट्यूब टनल कंप्राइजिंग द मेन टनल। तो और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप रीड आउट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इस तरीके का ये टनल है। पूमा इंडिया रोव्स इन अनुष्का शर्मा एज ब्रांड एम्बेसडर। तो पूमा ने अनुष्का शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। The manufacturer and designer of casual and athletic footwear, Puma has roped in Bollywood actor and entrepreneur Anushka Sharma as its brand ambassador. The association is intended to accelerate Puma's strong commitment towards women consumer segment. The actor will endorse the brand footwear, apparel, and accessories, including select connection through myriad activities and brand campaign throughout the year. The brand announced end of season sale promotion on its social media featuring image of the actor and its product. Anushka took to the social media and called out the brand for using her imaginary only after onboarding her as a brand ambassador. The brand
अदर एम्बेसडर्स इन इंडिया इंक्लूड करीना कपूर, MC मैरी कॉम, युवराज सिंह, सुनील छेत्री एंड मोस्ट रिसेंटली हार्डी संधू। तो ये अनुष्का शर्मा की एक फोटो पोस्ट की थी पूमा इंडिया ने अपने अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो जिसके बाद अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया में बताया था कि उनको वो ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद ही उनकी फोटो यूज कर सकते हैं, तो उसके बाद उनके साथ ये करार किया गया। तो ये आप देख सकते हैं अनुष्का शर्मा को। इंडियन नेशनल फार्मर्स डे 2022 सेलिब्रेट्स ऑन 23 दिसंबर। तो इंडियन नेशनल फार्मर डे 2020 मनाया गया 23 दिसंबर को। द नेशनल फार्मर डे दिसंबर 23 ऑब्जर्व्ड एज फार्मर्स डे और किसान दिवस अक्रॉस इंडिया। तो इसको किसान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। फार्मर आर द बैकबोन ऑफ our economy and honor their hardship. This day was coined by the government of India in 2001. This day also marks the birth anniversary of the champion of Indian peasant and the 5th Prime Minister of India, चौधरी चरण सिंह। तो ये जो बर्थ एनिवर्सरी है, ये चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट के नाम से भी जानी जाती है, और जो 5th हमारे प्राइम मिनिस्टर थे चरण सिंह चौधरी, उनकी भी ये बर्थ एनिवर्सरी थी। तो 23 दिसंबर को इंडियन नेशनल फार्मर डे मनाया गया। फीफा चूजेस मोरक्को टू होस्ट क्लब वर्ल्ड कप इन फरवरी 2023। फीफा ने मोरक्को को चुना है अपना वो क्लब वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2023 में, उसको होस्ट करने के लिए। मोरक्को वाज रिवार्डेड बाय फीफा विद द होस्टिंग राइट्स फॉर नेक्स्ट क्लब वर्ल्ड कप in February with the expanded 32 edition sent to launch in 2025. The most recent edition of the tournament was held in UAE in February 2022 and was won by English football clubs. Chelsea, European champion Real Madrid, South American champion Flamengo, and Seattle Sounders, the first CONCACAF Champions League winner from the United States, will play the traditional 7-team tournament from February 1 to 11. तो 2023 में फरवरी में जो क्लब वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके लिए मोरक्को जो है वो होस्ट नेशन रहने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके करंट अफेयर्स जो अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं उसके लिए। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 अनाउंस। तो जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो अनाउंस कर दिए गए हैं। द अवार्ड हैज बीन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द बेस्ट लिटरेचर ऑफ एवरीवेयर। तो हर साल जो सबसे अच्छा लिटरेचर में काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। The central government has announced the Sahitya Academy Award for the literature on 27 December. Writer M. Rajendra from Tamil Nadu has received this award. तो जो M. राजेंद्र थे तमिलनाडु से, उनको ये अवार्ड मिला है फॉर हिज नॉवल काला पानी। तो ये याद रखना है आपको, काला पानी को मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022। और द अवार्डी विल बी प्रेजेंट विद द कैश प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज एंड अ कॉपर शील्ड। तो जो अवार्ड जिनको मिला है उनको 1 लाख रुपए और साथ ही साथ एक कॉपर शील्ड दी जाएगी। The Kalapani novel is a historical novel based on the war of Kalyakovil और कल्यारकोल। याद रखना आपको, काला पानी जो की थी एम राजेंद्र की, तमिलनाडु से जो ताल्लुक रखते हैं एम राजेंद्रन, उनको ये साहित्य अवार्ड इस वर्ष मिला है। काफी पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो 23 अवार्ड इन 23 लैंग्वेज, तो 23 लैंग्वेजेस में अवार्ड दिया गया। 7 बुक्स ऑफ पोएट्री, 6 ऑफ नॉवेल्स, 2 of short stories, 3 of plays, 2 of literacy, 1 each of autobiography, collection of articles. Award in Bengali language will be announced on a later date. तो अभी जो बंगाली लैंग्वेज का अवार्ड था वो अनाउंस नहीं किया गया है। यूएनएससी अडॉप्ट फर्स्ट एवर रेजोल्यूशन ऑन म्यांमार। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम यूएनएससी के नाम से भी जानते हैं, तो यूएनएससी हैज अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट एवर रेजोल्यूशन इन म्यांमार इन 74 years to demand an end to violence and urge the military junta to release all the political prisoners. तो पहली बार पहला 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 रिवॉल्यूशन है 74 सालों में म्यांमार में, जिसमें ये बोला जा रहा है यूएनएससी के द्वारा कि जो भी मिलिट्री हैं उनको, वहाँ के जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज करना है, और साथ ही साथ जो उनके लीडर हैं ऑन्ग सैन सू क्याई, उनको भी रिलीज करना है। MS काई 77 has been a prisoner since the army toppled her government almost 2 years ago and voluntarily cracked down the dissent। तो 2 साल से उनको बंदी बनाया गया है, तो उनको छोड़ने के लिए भी बोला जा रहा है। The 15-member council has been long been split in how to deal with the Myanmar crisis, with China and Russia arguing against strong action. They both abstained from the vote along with India. The remaining 12 members voted in favor. तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। देन पीएम मोदी टू इनॉग्रेट नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस इन कर्नाटका ऑन जनवरी 2023। तो पीएम मोदी नेशनल यूथ कांग्रेस कॉन्फ्रेंस को कर्नाटका में इनॉग्रेट करने वाले हैं 12 जनवरी 2023 को। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर
Basavaraj Bommai said that a national youth festival is poised to be held at Hubballi Dharwad, twin cities, which will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. The National Youth Festival will be organized on 12th January in connection with the birth anniversary of Swami Vivekanand. स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपरांत में ये दिवस मनाया जाने वाला है या ये कॉन्फ्रेंस रखी जाने वाली है, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर लेंगे। आसाम ग्रांट्स इंडस्ट्री स्टेटस टू इट्स टूरिज्म सेक्टर। तो आसाम ने अपने जो टूरिज्म सेक्टर है उसको एक इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया है। इट हैज बीन हाइलाइटेड दैट विद सच इंडस्ट्री स्टेटस फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पेमेंट इन नेचर विल contribute towards rapid employment generation, public private partnership and infrastructure development। तो ये ऐसा बताया जा रहा है कि अगर जैसे ही टूरिज्म को एक पब्लिक इंडस्ट्री स्टेटस मिलेगा तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉय जनरेशन और काफ़ी सारी जो ग्रोथ है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उनको मदद मिलेगी। गोवा टू होस्ट फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट इन इंडिया। तो गोवा जो है वो पहला वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इंडिया में जो होने वाला है उसको होस्ट करेगा। WTT series is an official professional table tennis series of event with the world best player facing each other off in various categories tournament throughout the year, with the 4 grand smashes being the ultimate prize to win. The 6-star contender event split 48 men and women in the respective singles main draw, with the top 30 world rank eligible to play, 4 among women whom will compulsory have to be in the world टॉप 20। तो काफ़ी एक अच्छी बात है, जो वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट है वो इंडिया में पहली बार होने वाला है और जो कि होस्ट होगा आपके गोवा में। Center appoints former SC judge हेमंत गुप्ता as head of न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो सेंटर ने अपॉइंट किया है सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता को न्यू एज अ हेड ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो जो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर होगा उसके जो नए हेड होंगे उनका नाम है सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता। The NDAIC was established for the purpose of creating an independent and autonomous regime for institutional arbitration। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसरो टू कैरी यूएस इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड द फोर्थ कमिंग चंद्रयान 3 मिशन। तो इसरो जो है वो कैरी करने वाले हैं यूएस इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड द फोर्थ कमिंग चंद्रयान 3 मिशन। इंडिया has signed 4 cooperative documents especially to collaborate in space exploration in the last 5 years. Apart from the United States of America, India has also signed an agreement with Japan to conduct feasibility study for a joint lunar polar exploration mission, while with the United Kingdom, it has an agreement for conducting a feasibility study for collaboration in future space science mission। तो इसरो जो है वो कैरी करने वाला है यूएस से इंस्ट्रूमेंट ताकि जो चंद्रयान 3 मिशन है उसको सक्सेसफुल किया जा सके। चंद्रयान 3 मिशन की अगर मैं बात करें तो ये चंद्रयान 2 के बाद ये उसका नेक्स्ट मिशन है, विच वॉज लॉन्च इन जुलाई 2019। तो 2019 में जो चंद्रयान 2 हुआ था उसके बाद ये चंद्रयान 3 उसके आगे का मिशन है। और यहाँ पे जो हमारा गोल है वो हम चाहते हैं कि लूनार साउथ पोल में हम रोवर को पुट करा पाए। इंडिया वोट्स फॉर यूएनएससी रिजोल्यूशन ऑन साइकोलॉजिकल वेल बींग ऑफ यूएस पर्सनल। तो इंडिया ने वोट किया है यूएनएससी रिजोल्यूशन में ऑन साइकोलॉजिकल वेल बींग ऑफ यूएन पर्सनल। तो रुचिरा कंबोज continued by stating that India is aware of the tough and challenging condition in which the UN peace operation personnel work and that mental health is crucial aspect of overall health for UNSC. As a result, she said all member nations should pay particular attention to the health and safety of UN staff। तो इंडिया ने यूएनएससी रेजोल्यूशन में साइकोलॉजिकल वेल बीइंग में जो भी यूएन के पर्सनल्स हैं उनकी जो साइकोलॉजिकल यानी जो दिमागी स्थिरता है उसके लिए जो वोट किया है यूएनएससी में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 2020 24 दिसंबर को मनाया गया। तो एवरी डे ऑन दिसंबर 24 इंडिया ऑब्जर्व द नेशनल कंज्यूमर डे और भारतीय ग्राहक दिवस। द डे इज यूज्ड टू मेक ऑल द कंज्यूमर अवेयर ऑफ देयर पावर्स एंड राइट्स। दिस डे वाज मेड under the Consumer Protection Act, which came to power in 1986 to create awareness and save consumer from market exploitation like defective products or expensive pricing। The significance of Bharatiya Grahak Divas 2022 revolves around giving a wholesome shopping experience to consumer। They are providing protection against unfair trade practices like advertisement, false gift offer, and hoardings, among others. Owing to an effective complaint redressal forum, the Consumer Protection Act assures that there is an efficient settlement of consumer disputes। The Act also brought changes in the process of how consumer complaints were dealt।
तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे 2022 24 दिसंबर को मनाया गया, जो कि शुरू किया गया था ताकि लोगों को अवेयर कराया जा सके, ग्राहक को उनके जो हक हैं या जो उनकी उनसे मतलब जभी भी कोई सामान खरीदने जाते हैं या कुछ भी परचेज़ करते हैं, तो उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उनको कोई ठगी ना हो पाए उनके साथ, तो इसके इसके बारे में उनको जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है हर साल 24 दिसंबर को। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे December 24। Sudeep and Shobhana was Rabindranath Tagore Liberty Prize in 2021-22. तो Rabindranath Tagore Literacy Prize has been jointly won by Sudeep Sen for his genre and for Mender Anthropocene, Climate Change, Contagion, Consolation, and Shubhana Kapoor for Hyben Collection, A Sky Full of Bucket List। तो सुभाना कपूर और सुदीप सेन को रविंद्रनाथ टैगोर लिबर्टी प्राइज मिला है। The winner awarded $10,000 and Rabindranath Tagore statue were picked from a short list of 11 at an Indian International Center, with the Tagore Prize for Social Achievement going to Sanjay K. Roy, producer of the Jaipur Literature Festival। तो ये पूरे शॉर्ट लिस्ट हैं, एक बार आप चाहें तो ये जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके ये सारे शॉर्ट लिस्ट आप एक बार देख सकते हैं। सैम करन ब्रेक्स आईपीएल ऑक्शन रिकॉर्ड एंड बिकम मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिकेटर। तो सैम करन आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए हैं। इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था वो ईशान किशन के नाम था, जिनको आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ में खरीदा था, और इस बार सैम करन को मुंबई इंडियंस ने 17.50 यानी कि 17.50 करोड़ में खरीदा है। इसके बाद जो दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे वो बेन स्टोक्स थे, जिनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा। ऐसा माना जाता है जैसे कि पंजाब किंग डायरेक्ट ने जो है सैम करन को, पंजाब किंग के जो डायरेक्टर है नैस वाडिया, उन्होंने कहा कि जो सैम करन है वो बेस्ट ऑलराउंडर प्लेयर है वर्ल्ड में। गुजरात टाइटन बॉट शिवम मावी फॉर 6 करोड़, जॉशुआ लिटिल फॉर 4.4 करोड़। रॉयल चैलेंजर्स ने बैंगलोर बॉट विल जैक्स फॉर 3.2 करोड़। मयंक दागर was sold to Sunrisers Hyderabad। IPL auction were conducted on 23rd December 2022 for the season 2023 of IPL auction। टोटल 405 प्लेयर्स की बोली लगाई गई, जिसमें से 273 इंडियंस थे और 132 ओवरसी प्लेयर थे। अगर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो ये टाटा आईपीएल है उसके जो स्पॉन्सर्स हैं वो टाटा है। प्रकाश में एनएचपीसी वॉन बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया अवार्ड। तो जो एनएचपीसी है उसको मिला है बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया का अवार्ड। The award has been conferred to NHPC in recognition of its leadership in the hydropower sector. NHPC has a gross asset and class renewable energy capacity more than 7,000 megawatt. The award also recognizes that NHPC has more than 5,000 megawatt of project under construction and ambition 700,000 plus plan for solar capacity addition. The award was given by Shri V.M. Bansal, chairman of the New Delhi Institute of Management. The event was also felicitated by Shri K. Vijayanand, Special Chief Secretary, Energy Government of Andhra Pradesh, and Shri A.K. Singh, former CMD NHPC. India Japan to conduct first bilateral air combat exercise Veer Guardian 23 in 2023। तो इंडिया और जापान अपनी पहली बायलैटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज वीर गार्डियन कंडक्ट करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। Indian Air Force IAF and Japanese Air Self-Defense Force JASDF are set to hold their maiden bilateral air exercise Veer Guardian from January 16 to 26 at Hyuki Air Base and Iruma Air Base in Japan. The IF is fielding for Su-30 MKI fighters from number 220 squadron under the Western Air Command and one IL-78 mid-air refueler। बस आपको ये याद रखना है कि जो जापान और इंडिया है वो अपनी पहली बायलैटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज करने वाले हैं वीर गार्डियन 2023 में, जो कि कब से कब होगी? 16 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के बीच होगी। एलजी मनोज सिन्हा लॉन्च 3 न्यू स्कीम्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो जो आपके एलजी मनोज सिन्हा है उन्होंने लॉन्च किया है 3 स्कीम जम्मू एंड कश्मीर के लिए। Over the
Next 5 years, these projects would transform the agriculture economy of Jammu and Kashmir, putting it on the new trajectory of growth with doubling the output of the sector and making them sustainable and commercially valuable. तो ये 3 नई स्कीम जम्मू एंड कश्मीर के लिए लॉन्च की गई है। The agricultural output will stand at rupees 37,600 crore, shall increase by rupees 28,140 crore to reach more than 65,700 crore per year with a resultant increment in sectoral growth rate of 11%. यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो यही है कि 3 नई स्कीम जो है जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा ने लॉन्च की। Beth Pat awarded BBC Sports Personality of the Year 2022 award. तो जो बेथ मैड हैं उनको मिला है BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। Beth Met defeated 8 times champion Germany with 6 goals and 5 assisted at the Wembley finals. The England secured their first major trophy for the first time since 1966. They also won the Team of the Year and Coach of the Year of Serena Williams. England cricketer Ben Stokes was second, with Winter Olympic curling champion Evie Moorhead third. तो जो बेथ मैड हैं उनको अवार्ड मिला है BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। जो बैन स्टोक्स थे इंग्लैंड के क्रिकेटर वो सेकंड थे और जो विंटर की ओलंपिक्स कर्लिंग चैंपियन थी ईव मरेड वो थर्ड थी। तो जो मैथ मैड हैं वो उन्होंने डिफीट किया था 8 टाइम चैंपियन जर्मनी को with 6 goals and 5 assists at Wembley finals. 7-time snooker champion Ronnie O'Sullivan, gymnast Jessica Gadriova, who won the floor title, and 1,500-meter athletics world champion Jake Whiteman were also shortlisted for the award. Batsman was the player of the award and won the Golden Boot with 6 goals and 5 assists. She has been also named Arsenal Player of the Season. Her international goal tally for 2021-22 was 20 in 19 matches, beating the record of 13 scored by Jimmy Greaves in 1961. तो जो बेथ मैड है उनको मिला है BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022। तो ये है बेथ मैड, आप देख सकते हैं। जियो टू एक्वायर रिलायंस इंफ्राटेल फॉर रुपीज 3,720 करोड़। तो जियो जो है वो एक्वायर करने वाला है रिलायंस इंफ्राटेल को 3,720 करोड़ में। Reliance Project and Property Management Service, a subsidiary of the telecom major Reliance Jio, has deposited rupees 3,720 crore in SBI escrow account to acquire mobile tower and fiber assist of Reliance Infratel. So Reliance Infratel has fiber assist of about 178,000 road kilometers and 43,540 mobile towers across the country. The National Company Law Tribunal gave an approval to Jio for acquisition of Reliance Infratel. तो इस सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी या कोई भी सुझाव हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इट ऑन द कमेंट बॉक्स। फॉर द लिंक फॉर द PDF of this session you can join our Telegram channel @Infinity Education AJ. And thank you so much for the time. All the best. Have a great day. Keep smiling and stay motivated.